नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आप लोग का हमारे जेबी एंड सीआईबी मेड सिंपल के इस चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने रिटेल बैंकिंग, अपने जेबी के रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट का यूनिट 1। और इसका दोस्तों हम लोगों ने पिछली वीडियोस में थ्योरी पोर्शन डिस्कशन किया था। मैंने आप लोगों के सामने 2 वीडियोस प्रोवाइड किए थे जिसमें हम लोगों ने इसके थ्योरी पोर्शन को डिस्कस किया था। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एमसीक्यूज पोर्शन ऑफ रिटेल बैंकिंग इंट्रोडक्शन। दोस्तों, हमारा जो पहला यूनिट है वो है रिटेल बैंकिंग इंट्रोडक्शन और इसके हम लोग एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, कुल मिलाकर 30 प्लस एमसीक्यूज होंगे और इसमें आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। आपने जो थ्योरी वीडियो देखा है, आपने कितना अच्छे से समझा है, आपकी कंसेप्ट पे कमांड कितनी है। सो दिस थिंग यू कैन अंडरस्टैंड बाय हेल्प ऑफ दिस एमसीक्यूज गया है। और फ्रेंड्स, बुक्स के कॉस्ट आप लोग देख पा रहे होंगे, आप अभी अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पे ये अवेलेबल है, किंडल वर्जन अवेलेबल है। सो आई थिंक द बुक कॉस्ट इज समथिंग अराउंड 650 रुपीज़। और दोस्तों, आप यदि चारों बुक लेंगे तो इट कॉस्ट यू समथिंग अराउंड 3570 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली। ओके, सो फ्रेंड्स, आई एम जस्ट गिविंग यू एन अल्टरनेटिव टू द बुक्स। फ्रेंड्स, वी हैव लॉन्च द कोर्स। ओके, एंड प्रेजेंटली वी आर अभी हम लोग 2 सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हैं, RVWM और IE एंड IFS. Friends, this you can avail our plan and you will get unit wise theory video, you will get unit wise theory PDF, and you will get unit wise MCQs, and it will cost only rupees 500 per subject. Okay, so it is the cost of this particular plan is lower than the book price. You can see, आप देख सकते हैं दोस्तों कि बुक का जो प्राइस है उससे लोअर हमारा प्लान का कॉस्ट है। और यदि आप दोनों सब्जेक्ट का ये पार्टिकुलर प्लान 1 परचेज करना चाहते हैं, सो इट विल कॉस्ट यू only rupees 900. So you can see, if you purchase both the book, this will cost you 1350 rupees, and if you purchase our plan, it will cost you rupees 900. And friends, what is the advantage of our plan? What you are getting, आपको दोस्तों वीडियोस मिल रहा है, आपको दोस्तों पीडीएफ मिल रहा है, कंसाइज नोट्स मिल रहा है, और आपको दोस्तों एमसीक्यूज मिल रहे हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज विन विन सिचुएशन फॉर यू। यू आर गेटिंग वीडियोज, यू आर गेटिंग पीडीएफ, यू आर गेटिंग एमसीक्यूज, while in the book what you will get only contents, and whatever contents I am preparing is from Macmillan book only. जो भी कंटेंट दोस्तों मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ वो कहाँ से है? मैकमिलन बुक से है। तो फ्रेंड्स, दिस इज विन विन सिचुएशन। सो इफ यू वांट टू enroll in either of this plan, please WhatsApp me on this number. The number is shown in the description also. So you can, if you think that it is fruitful for you, then please WhatsApp me. I will provide you the detail regarding this plan. So now let's begin our today's session. आज के सेशन को हम लोग शुरुआत करते हैं दोस्तों। Let's begin. So friends, the first question, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, एडवांटेज ऑफ रिटेल बैंकिंग इंक्लूड्स। बताइए दोस्तों, आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि रिटेल बैंकिंग का जो एडवांटेज है वो क्या क्या है। पहला ऑप्शन है दोस्तों कि रिस्क कम है क्योंकि क्लाइंट बेस लार्ज है। चलिए आप बताइए दोस्तों। फिर बी ऑप्शन कर रहा है कि इनकम ज़्यादा है क्योंकि स्प्रेड ज़्यादा है। सी ऑप्शन कर रहा है कि स्टेबल मोड है, वोलेटिलिटी कम है। और डी ऑप्शन कर रहा है कि इनमें से सभी सही है। अब फ्रेंड्स, जब हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका होता है ऑप्शन से एक एक करके ऑप्शन को डिस्कस करना। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा कि रिटेल बैंकिंग में रिस्क कम है। क्या रिटेल बैंकिंग में रिस्क कम है? तो ये बात तो हमें पता है कि क्लाइंट बेस ज़्यादा है। तो क्लाइंट बेस यदि ज़्यादा है तो ऑब्वियसली रिटेल बैंकिंग में रिस्क कम होगा। तो पहला ऑप्शन तो हमारा सही है। जरा ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं। तो दोस्तों, इसमें कह रहा है कि इनकम रिलेटिवली मोर है क्योंकि स्प्रेड मोर है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, रिटेल बैंकिंग में स्प्रेड ज़्यादा है क्योंकि हमारे पास क्लाइंट बेस ज़्यादा है, इसीलिए इनकम भी क्या है दोस्तों? ज़्यादा है। तो ये भी ऑप्शन सही है हमारा। ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है कि स्टेबल मोड विथ लेस वोलेटिलिटी। दोस्तों, क्या रिटेल बैंकिंग में वोलेटिलिटी कम है? हाँ, क्योंकि दोस्तों देखिए, रिटेल बैंकिंग के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना, उसमें वोलेटिलिटी बहुत कम है, तो इसीलिए स्टेबल मोड है। वोलेटिलिटी आप समझते हैं ना, ऊपर नीचे, इसे ही हम लोग वोलेटिलिटी कहते हैं। तो जहाँ पे वोलेटिलिटी कम होगा तो वो स्टेबल होगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, तीनों ऑप्शन सही है। ए नंबर सही है, बी नंबर सही है और सी नंबर सही है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, ऑल द अबव। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑल द अबव। चलिए, तो फ्रेंड्स, आपने यदि हमारा वीडियो देख रखा है, थ्योरी पोर्शन को क्लियर किया है, तभी आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। वी हैव डेडिकेटेड एमसीक्यूज वीडियो फॉर ईच ऑफ द यूनिट्स विच यू कैन टेक हेल्प ऑफ। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ रिटेल बैंकिंग। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पिछला क्वेश्चन में क्या पूछा था कि रिटेल बैंकिंग का एडवांटेज कौन सा है। अब क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है। ये नहीं वर्ड को ध्यान से पढ़िए।
नॉट एन एडवांटेज। पहला ऑप्शन है हाई क्रॉस सेलिंग पोटेंशियल। क्या कर रहा है दोस्तों कि रिटेल बैंकिंग में जो क्रॉस सेलिंग की पोटेंशियल है, क्रॉस सेलिंग की जो क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। चलिए जरा हम लोग दूसरे ऑप्शन को देखते हैं, हाई कस्टमर लॉयल्टी, यानी दोस्तों कस्टमर की लॉयल्टी काफ़ी ज़्यादा है। सी कह रहा है कि लेस वोलेटिलिटी इन बिजनेस, इसमें वोलेटिलिटी ना के बराबर है, कम है। और डी ऑप्शन कर रहा है कि हाई डिफॉल्ट रेट, यानी डिफॉल्ट समझते हैं ना दोस्तों, यानी कि आपने किसी को पैसा दिया और वो आपको वापस नहीं कर रहा है पैसा, इसे ही डिफॉल्ट कहा जाता है। तो हाई डिफॉल्ट रेट। तो फ्रेंड्स आप बताइए कौन सा एडवांटेज नहीं है। तो पहले हम लोग ये पता करते हैं कि कौन सा एडवांटेज है, और जो नहीं होगा वही हमारा आंसर होगा। तो जरा ऑप्शन नंबर ए को डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो क्या रिटेल बैंकिंग का क्रॉस सेलिंग पोटेंशियल हायर है? बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए सही है। क्या कस्टमर लॉयल्टी हाई होती है दोस्तों? बिल्कुल सही है, कस्टमर लॉयल्टी हाई होती है। क्या बिजनेस में वोलेटिलिटी कम होती है? अभी हमने डिस्कस किया दोस्तों कि रिटेल बैंकिंग के बिजनेस में वोलेटिलिटी कम होती है। तो ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है। लेकिन क्या डिफॉल्ट रेट हायर है? नहीं दोस्तों, डिफॉल्ट रेट हायर नहीं है। अभी मैंने आपको बताया था ना कि जो रिटेल बैंकिंग होता है उसमें रिस्क यहाँ पे लार्जर है, इसीलिए डिफॉल्ट रिस्क यानी क्रेडिट रिस्क होने की संभावना क्या है? कम है। तो ऑप्शन डी तो गलत है ना, तो यही हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन इस पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिटेल बैंकिंग, इनमें से कौन सा रिटेल बैंकिंग का पार्ट नहीं है। सो दिस इज द क्वेश्चन। आप जरा ऑप्शन को देखते हैं, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, प्रोवाइडिंग टर्म लोन फॉर प्रोजेक्ट, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी। यानी दोस्तों आप बताइए कि रिटेल बैंकिंग का पार्ट नहीं है, कौन सा नहीं है। क्या इंटरनेट बैंकिंग रिटेल बैंकिंग का पार्ट नहीं है? क्या मोबाइल बैंकिंग रिटेल बैंकिंग का पार्ट नहीं है? क्या हम प्रोजेक्ट के लिए टर्म लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, ये रिटेल बैंकिंग का पार्ट नहीं है? या क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी रिटेल बैंकिंग पार्ट? दोस्तों इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, दिस आर और डिजिटल बैंकिंग, और डिजिटल बैंकिंग दोस्तों रिटेल बैंकिंग का पार्ट है। दूसरी बात कि आप यदि क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी दे रहे हैं, दिस इज ऑल्सो रिटेल बैंकिंग, दिस इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट ऑफ रिटेल बैंकिंग, right? But if you are providing term loan for project, this is not a part of retail banking. So option number C is correct. Okay, so option number C is correct for this question, question number 3। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि कोविड-19 के आउटब्रेक के बाद रिटेल बैंकिंग का जो फ्यूचर होगा वो किस पे निर्भर करेगा। तो ये बहुत बढ़िया सवाल है कि जब कोविड-19 का आउटब्रेक हो जाएगा तो रिटेल बैंकिंग का फ्यूचर किस पे निर्भर करेगा? ब्रांच बैंकिंग, ब्रिक्स एंड मॉर्टर बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग, नन ऑफ द अबव। So friends, what is the correct answer to this question? After outbreak of COVID-19, the future of this banking will depend on डिजिटल बैंकिंग। किस पे डिपेंड करेगा दोस्तों? डिजिटल बैंकिंग पे डिपेंड करेगा, ब्रांच बैंकिंग पे नहीं डिपेंड करेगा। और उसके बाद ब्रिक्स एंड मॉर्टर बैंकिंग ऐसा कुछ है ही नहीं, डिजिटल बैंकिंग इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है, हाउसिंग लोन का जो प्रोपोर्शन है रिटेल सेगमेंट, रिटेल लोन सेगमेंट में वो कितना है। तो ऑप्शन ए कर रहा है 50%, बी कर रहा है 60%, सी कर रहा है 75%, 75% और डी कर रहा है 45%। बताइए क्या आंसर है। तो हाउसिंग लोन का जो प्रोपोर्शन है रिटेल लोन सेगमेंट में दैट इज मोर देन 50%। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि रिटेल बैंकिंग जो कि लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर को ऑफर किया जाता है उसे क्या कहते हैं। यानी हमारे पास जो लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर्स हैं उन्हें बैंकिंग सर्विस ऑफर किया जा रहा है, तो इसे क्या कहेंगे। तो रिटेल बैंकिंग कहेंगे, होलसेल बैंकिंग कहेंगे, कॉर्पोरेट बैंकिंग कहेंगे, या इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, जब लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को बैंकिंग सर्विस ऑफर किया जाता है इसे हम लोग रिटेल बैंकिंग कहते हैं। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिलीवरी मॉडल ऑफ रिटेल बैंकिंग। इनमें से कौन सा रिटेल बैंकिंग का डिलीवरी मॉडल है। तो पहला है फिजिकल चैनल, दूसरा है रिमोट चैनल, सी है दोनों है, और डी करा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों डिलीवरी मॉडल ऑफ रिटेल बैंकिंग दो पार्ट है, आपको पता होगा। एक होता है हमारा फिजिकल चैनल और एक होता है हमारा रिमोट चैनल। तो यानी ये जो दोनों ऑप्शन दिए हैं ना, ये दोनों के दोनों हमारे डिलीवरी मॉडल हैं। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ ऑफ द अबव। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है कि जो सर्विस ब्रांच के द्वारा ऑफर किया जाता है वो रिमोट चैनल और डिलीवरी में इंक्लूडेड है। बी कह रहा है कि जो सर्विस एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के द्वारा ऑफर किया जाता है वो फिजिकल चैनल में इंक्लूडेड है। सी कह रहा है कि जो ब्रांच के द्वारा ऑफर किया जाता है वो फिजिकल में है और एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग वाला रिमोट में है। दोस्तों सिंपल सी बात है, ब्रांचेस के द्वारा जो सर्विस दी जाती है वो फिजिकल होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और एटीएम्स, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के जो दिया जाता है वो रिमोट है, तो डी करेक्ट है। तो आप देख सकते हैं कि सी और डी ऑप्शन करेक्ट है, तो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा सी और डी, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर है। आपसे पूछा गया है कि रिटेल बैंकिंग का इनमें से कौन सा डिसएडवांटेज नहीं है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसएडवांटेज ऑफ रिटेल बैंकिंग? बताइए रिटेल बैंकिंग का डिसएडवांटेज कौन सा नहीं है? हाई कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग, यानी सर्विसिंग कॉस्ट इसमें ज़्यादा होता है। हाई डेलिक्वेंसी इन अनसिक्योर्ड रिटेल लोन, यानी अनसिक्योर्ड रिटेल लोन जो होते हैं उनमें डेलिक्वेंसी ज़्यादा होती हैं। फिर सी का रहा है कि मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग के लिए एफर्ट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, ज़्यादा एफर्ट चाहिए होता है। और डी का रहा है कि क्रॉस सेलिंग की पोटेंशियल ज़्यादा है। तो नॉट अ डिसएडवांटेज मतलब कि कौन सी एडवांटेज है ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो देखिए कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग हाई होना ये तो डिसएडवांटेज है, ठीक है, मतलब ये नहीं होगा। क्वेश्चन आपसे एडवांटेज पूछ रहा है। हाई डेलिक्वेंसी इन अनसिक्योर्ड रिटेल लोन, ये भी सही है, डेलिक्वेंसी ज़्यादा होती है अनसिक्योर्ड रिटेल लोन में, लोग ले लेते हैं और वापस नहीं करते हैं। फिर मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग के लिए एफर्ट चाहिए, ये भी सही है, मतलब इस क्वेश्चन के लिए गलत है, ये भी आपका एक डिसएडवांटेज है। लेकिन दोस्तों हाई पोटेंशियल फॉर क्रॉस सेलिंग ये सही नहीं है। मतलब दोस्तों ये जो हाई पोटेंशियल फॉर क्रॉस सेलिंग है ये वरदान है, दिस इज एडवांटेज, राइट, दिस इज एडवांटेज ऑफ रिटेल बैंकिंग, दिस इज नॉट डिसएडवांटेज, right? So please remember this is not a disadvantage, so option number D is correct. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। So now let us see the next question. The next question we have on the screen. The penetration level of retail banking in India is high as compared to countries like. यानी दोस्तों सवाल ये पूछा जा रहा है कि जो रिटेल बैंकिंग का पेनेट्रेशन है भारत में वो ज़्यादा हाई है एज कम्पेयर टू कौन कौन सा कंट्री, मतलब किस किस, आप देखिए भारत का कंपैरिजन दूसरे कंट्रीज के साथ हो रहा है कि पेनेट्रेशन लेवल जो है कहाँ पे ज़्यादा है, इंडिया में ज़्यादा है या दूसरे कंट्रीज में ज़्यादा है। सो पहला ऑप्शन है चाइना, मलेशिया, थाईलैंड, नन ऑफ द अबव। सो फ्रेंड्स बताइए कि किस कंट्रीज भारत में जो पेनिट्रेशन लेवल है रिटेल बैंकिंग का वो किस कंट्री से ज़्यादा है, ठीक है। तो आपके सामने जो ऑप्शन दिया गया है वो चाइना है, मलेशिया है, थाईलैंड है, नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि एशियन कंट्रीज, ये सभी के सभी देश जो लिखे गए हैं ना, ऑल ऑफ दीज आर एशियन कंट्रीज, राइट। तो एशियन कंट्रीज में ये सभी जो भी देश यहाँ पे लिखे गए हैं इन सभी का पेनिट्रेशन लेवल भारत से ज़्यादा है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज नन ऑफ द अबव। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। ये हम लोगों ने कल डिस्कस किया था दोस्तों कि भारत का इन सभी से कम है, राइट। So India's penetration level is lower as compared to China, Malaysia and Thailand. Please remember this point. So option number D is correct. Now let us see question number 11. आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। क्या स्टेटमेंट्स है दोस्तों जरा देखते हैं। So the first statement is it become imperative on the part of bank to move away from customer centric approach to product centric approach. यानी बैंक के पार्ट में ये imperative है, ये बहुत ज़रूरी है कि वो कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच से प्रोडक्ट सेंट्रिक अप्रोच की तरफ जाएं। फिर ऑप्शन स्टेटमेंट बी कर रहा है कि बैंक जो है अपने ट्रेडिशनल बैंकिंग रोल से दूर जा रहे हैं। ऑप्शन सी कर रहा है कि इंटरमीडिएशन जो है बैंक का प्राइमरी फंक्शन होता है एंड मोबिलाइजेशन ऑफ डिपॉजिट इज द फर्स्ट स्टेप टू इंटरमीडिएशन। तो दोस्तों आपसे पूछा गया है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो दोस्तों पहला स्टेटमेंट को जरा ध्यान से पढ़िए। तो पहला स्टेटमेंट में क्या कर रहा है कि यदि बैंक को आज के समय में कस्टमर सेंट्रिक से प्रोडक्ट सेंट्रिक में जाना जरूरी है क्या, ये तो गलत है दोस्तों। आज के समय में बैंक को क्या जरूरत है कि वो प्रोडक्ट सेंट्रिक से कस्टमर सेंट्रिक में जाए, ठीक है। दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रेजेंट डेज। ऑप्शन ए इज रॉन्ग। फिर बी में कह रहा है कि बैंक का बी में कह रहा है कि बैंक हैव बीन मूविंग अवे फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल बैंकिंग रोल। बैंक जो है अपने ट्रेडिशनल बैंकिंग रोल से दूर जा रहे हैं, ठीक है। क्या ये सही स्टेटमेंट है? इज दिस करेक्ट स्टेटमेंट? प्लीज टेल। सो फ्रेंड्स बैंक्स हैज बीन मूविंग अवे फ्रॉम देयर आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है दोस्तों। तो ये जो ऑप्शन बी कर रहा है कि बैंक अपने ट्रेडिशनल बैंकिंग रोल से दूर जा रहे हैं, ये गलत है दोस्तों। बैंक अपने ट्रेडिशनल रोल को ही फॉलो कर रहे हैं। फिर सी कर रहा है कि इंटरमीडिएशन जो है वो बैंक का प्राइमरी फंक्शन है। और तो यहाँ पे दोस्तों ये भी स्टेटमेंट क्या है आपका सही है, इंटरमीडिएशन जो है बैंक का प्राइमरी फंक्शन है। तो एक्चुअली में क्वेश्चन में ये पूछना चाहिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन ए ही इनकरेक्ट है। करेक्ट यदि पूछता तो ये इसमें आंसर हो जाएगा बी और सी। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2, दैट इज बी एंड सी। समझिए करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, सो बी एंड सी आर करेक्ट।
ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, ऑन द लायबिलिटी साइड, ऑन द लायबिलिटी साइड बैंकिंग हैज बीन डैश इन द एसेट साइड। मतलब देखिए, ऑन द लायबिलिटी साइड दोस्तों बैंकिंग हैज बीन डैश, मतलब ये है, और इन द एसेट साइड बैंक टेंड्स टू लैंड लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर विद डैश टिकट साइज। ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है कि लायबिलिटी साइड में दोस्तों क्या कह रहा है कि बैंकिंग जो है कॉर्पोरेट है या रिटेल है, और एसेट साइड में जो बैंक जो है लैंड करती है किस तरह के कस्टमर को, जिसका हाई टिकट साइज हो, जिसका लो टिकट साइज हो। बताइए किस तरह के कस्टमर को बैंक लैंड करती है, ये सवाल है। सो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि लायबिलिटी साइड में बैंकिंग जो है वो ज़्यादा कौन सा ओरिएंटेड है, रिटेल बैंकिंग ओरिएंटेड है या कॉर्पोरेट बैंकिंग ओरिएंटेड है। लायबिलिटी साइड आप समझते हैं ना, जो एफडी होता है, जो आरडीज होते हैं। तो लायबिलिटी साइड में दोस्तों जो हमारे बैंकिंग है वो ज़्यादा रिटेल बैंकिंग ओरिएंटेड है, दैट इज रिटेल बैंकिंग, ठीक है। और जहाँ तक एसेट साइड की बात करें तो बैंक लैंड करती है वैसे कस्टमर को जिनका टिकट साइज क्या होता है दोस्तों, जिनका टिकट साइज लो होता है, जिनका टिकट साइज कम होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। प्लीज रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों। दीज एमसीक्यूज यू वॉन्ट फाइंड एनीवेयर, वी हैव प्रिपेयर्ड दिस एमसीक्यू from going through the entire Macmillan book, entire Macmillan chapter and understanding the point that these are very important MCQs। हम लोगों ने दोस्तों जो मैक्मिलन बुक है उसके उन लाइनों को अंडरलाइन किया है और उससे क्वेश्चन फ्रेम किया है और फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सो इट टेक्स अ लॉट्स ऑफ एफर्ट एंड वी विल डू फॉर द इंटायर यूनिट। हर एक यूनिट के लिए हम लोग, हर एक मॉड्यूल के लिए वी विल परफॉर्म द सेम टास्क। ओके, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर है। इनमें से कौन सा प्रोडक्ट रिटेल बैंकिंग ऑफर करती है एसेट साइड में? ध्यान दीजिएगा, रिटेल बैंकिंग दोनों तरफ प्रोडक्ट ऑफर करती है, एसेट साइड भी और आपका लायबिलिटी साइड भी। आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि रिटेल बैंकिंग एसेट साइड में कौन सा प्रोडक्ट ऑफर करती है। सो लेट अस सी द ऑप्शन है पहला फिक्स डिपॉजिट, ऑप्शन बी है व्हाट इज ऑप्शन बी करंट अकाउंट, ऑप्शन सी क्या है सेविंग अकाउंट, और ऑप्शन डी क्या है दोस्तों मॉर्टगेजेस। तो बताइए दोस्तों रिटेल बैंकिंग के द्वारा एसेट साइड में कौन सा प्रोडक्ट ऑफर किया जाता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज मॉर्टगेजेस। ध्यान दीजिएगा कि ये जो हमारा फिक्स डिपॉजिट है, ये जो हमारा करंट अकाउंट है और ये जो हमारा सेविंग अकाउंट है, ऑल ऑफ दिस आर इंक्लूडेड इन लायबिलिटी साइड। ओके, दिस इज नॉट एसेट साइड। एसेट साइड में केवल लोन और मॉर्टगेजेस आएंगे, राइट। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर है। इसमें पूछा जा रहा है कि द डैश रिटेल बैंकिंग इज द स्टेज इन विच द बैंक प्रोवाइड स्टैंडर्डाइज्ड बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू इट कस्टमर। दोस्तों आपको पता है कि रिटेल बैंकिंग को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होता है हमारा मास रिटेल बैंकिंग और एक होता है हमारा क्लाइंट रिटेल बैंकिंग। आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि वो कौन सा रिटेल बैंकिंग है जिस स्टेज में बैंक जो है स्टैंडर्डाइज्ड बैंकिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज अपने कस्टमर को प्रोवाइड करती है, यानी कि दोस्तों स्टैंडर्डाइज्ड बैंकिंग सर्विस। प्लीज रिमेंबर, तो मास, इसका आंसर मास रिटेल बैंकिंग है या क्लाइंट रिटेल बैंकिंग है या इंडिविजुअल रिटेल बैंकिंग है या इनमें से कोई नहीं। प्लीज आंसर, प्लीज यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन मास एंड क्लाइंट। दोस्तों हम लोगों ने थ्योरी वीडियो में अच्छे से डिस्कशन किया था दोनों के बीच का डिफरेंस। वी हैव डिस्कस इन क्लैरिटी, राइट, वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन मास रिटेल बैंकिंग एंड क्लाइंट रिटेल बैंकिंग। दोस्तों इस सवाल को उसीलिए लिया गया है ताकि आप इसका जवाब दे पाएं। सो प्लीज टेल किस तरह के रिटेल बैंकिंग में बैंक स्टैंडर्डाइज्ड बैंकिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज अपने कस्टमर को प्रोवाइड करती है। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ई, दैट इज मास रिटेल बैंकिंग। मास रिटेल बैंकिंग वैसा बैंकिंग है जहाँ पे बैंक स्टैंडर्डाइज्ड बैंकिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज अपने कस्टमर को प्रोवाइड करती है। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए, डैश रिटेल बैंकिंग इज द स्टेज इन विच द बैंक ऑफर कस्टमाइज प्रोडक्ट। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट, और अब क्या बता रहा हूँ, कस्टमाइज प्रोडक्ट, ठीक है। सो डैश रिटेल बैंकिंग इज द स्टेज इन विच द बैंक ऑफर कस्टमाइज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो ऑप्शन कर रहा है मास रिटेल बैंकिंग, क्लाइंट रिटेल बैंकिंग, इंडिविजुअल रिटेल बैंकिंग या नन ऑफ द अबव। सो प्लीज आंसर, व्हाट इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है कि कस्टमाइज प्रोडक्ट किस रिटेल बैंकिंग में ऑफर करती है। तो कस्टमाइज प्रोडक्ट ऑफर करती है बैंक क्लाइंट रिटेल बैंकिंग में। तो मास में क्या होता है, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट होता है, क्लाइंट में क्या होता है, कस्टमाइज प्रोडक्ट होता है। सो इसका तरीका भी है, ट्रिक भी है, सी से क्लाइंट, सी से कस्टमाइज। सो आप इसे याद रख सकते हैं और इसको समझना भी काफी आसान है दोस्तों।
You can easily learn it also. So option number B is correct in this question. Question number 16 पे आते हैं दोस्तों. Which of the following statement about retail banking is false? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रिटेल बैंकिंग के रिगार्डिंग फॉल्स है? तो पहला ऑप्शन है कि रिटेल बैंकिंग जो है प्राइमरीली गियर्ड है इंडिविजुअल कस्टमर के टुवर्ड. बी कह रहा है कि रिटेल बैंकिंग जो है प्रोवाइड ए वाइड रेंज ऑफ पर्सनल बैंकिंग सर्विसेज. सी कह रहा है कि रिटेल बैंकिंग रेफर्स टू बैंकिंग इन विच बैंकिंग इंस्टीट्यूशन एग्जीक्यूट ट्रांजेक्शन डायरेक्टली विद द कॉर्पोरेशन. और डी कह रहा है कि रिटेल बैंकिंग रेफर्स टू द पार्ट ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन प्रोवाइडिंग सर्विसेज एट ऑल ब्रांच और स्मॉल अकाउंट होल्डर. अब बताइए कौन सा स्टेटमेंट रिटेल बैंकिंग के बारे में गलत है? तो दोस्तों पहला स्टेटमेंट तो सही है, इंडिविजुअल कस्टमर के द्वारा गियर रहता है. दूसरा भी सही है, पर्सनल बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करता है. तीसरा भी सही है दोस्तों. तीसरा में क्या कर रहा है कि बैंकिंग विद बैंकिंग इंस्टीट्यूशन एग्जीक्यूट ट्रांजेक्शन डायरेक्टली विद कॉर्पोरेशन. ये गलत है दोस्तों. कॉर्पोरेशन की तो बात ही नहीं आती है. रिटेल बैंकिंग का मतलब ये है कि हम कस्टमर इंडिविजुअल कस्टमर के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, राइट. बैंक जो है इंडिविजुअल कस्टमर के साथ ट्रांजेक्शन कर रही है, कॉर्पोरेशन की बात नहीं आती है दोस्तों. सो ऑप्शन नंबर सी इज रॉन्ग और ऑप्शन डी इज करेक्ट. ओके, तो आप देख सकते हैं कि फॉल्स स्टेटमेंट पूछा गया है ना, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज फॉल्स. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिटेल बैंकिंग? रिटेल बैंकिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा नहीं है? इट मीट्स द नीड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर. इट इज फोकस टुवर्ड मास मार्केट सेगमेंट. सर्विसेज आर एक्सटेंडेड टू लार्ज साइज बिजनेस. ये गलत है. सर्विस जो है लार्ज साइज बिजनेस को नहीं दिया जाता है, वो तो या तो स्मॉल साइज बिजनेस को दिया जाएगा या मीडियम साइज बिजनेस को दिया जाएगा. लार्ज साइज बिजनेस को सर्विसेज रिटेल बैंकिंग के अंतर्गत नहीं दिया जाता. नाउ क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ रिटेल बैंकिंग? आई थिंक वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन. ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं. पहला कह रहा है कि क्लाइंट बेस लार्ज है तो रिस्क स्प्रेड होता है कस्टमर बेस में. ये सही है. कस्टमर लॉयल्टी कम होता है. ये गलत है दोस्तों. कस्टमर लॉयल्टी बहुत ही स्ट्रांग होती है. एक बार एक कस्टमर एक बैंक को बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो उनका उस पर ट्रस्ट बन जाता है, राइट. और यदि उनको अच्छा प्रोडक्ट दिया जाए, यदि उनको अच्छा सर्विस दिया जाए तो वो ट्रस्ट बिल्डअप होते रहता है. तो कस्टमर लॉयल्टी स्ट्रांग होती है रिटेल बैंकिंग में. और क्रेडिट रिस्क डाइवर्सिफिकेशन होता है दोस्तों, ये आपको पता ही है. और फिर उसके बाद क्या है दोस्तों, क्रेडिट रिस्क डाइवर्सिफाई होती है और हमारा वोलेटिलिटी भी जो है वो कम होता है. ठीक है, डिमांड में वोलेटिलिटी कम होता है एज कम्पेयर फ्रॉम लार्ज कॉर्पोरेट्स. सो दिस इज द पॉइंट. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 19. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंस्ट्रेंट इन रिटेल बैंकिंग? इनमें से कौन सा रिटेल बैंकिंग में कंस्ट्रेंट नहीं है? रैपिड इवोल्यूशन ऑफ प्रोडक्ट, अनहेल्दी कॉम्पिटिशन, हाई कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग ब्रांच नेटवर्क, लोअर डेलिक्वेंसी स्पेशली इन सेक्योर लोन. दोस्तों पहला ऑप्शन कह रहा है कि प्रोडक्ट का रैपिड इवोल्यूशन. दोस्तों ये कंस्टेंट कैसे हो गया जब प्रोडक्ट रैपिडली इवॉल्व हो रहा है? ठीक है, सो दिस इज अ कंस्टेंट, क्योंकि आप देखिए प्रोडक्ट रैपिडली इवॉल्व हो रहा है. उसके बाद अनहेल्दी कॉम्पिटिशन भी है, ये भी एक कंस्टेंट है. फिर मेंटेनिंग, हाँ, ब्रांच को नेटवर्क को मेंटेन करने का ये भी हाई कॉस्ट, ये भी कंटेंट है. लेकिन दोस्तों अनसिक्योर रिटेल लोन में डेलिक्वेंसी लोअर नहीं है, हायर डेलिक्वेंसी है. ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट क्योंकि हायर डेलिक्वेंसी है. ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर है. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? पहला, खासकर किसके रिगार्डिंग बैंकिंग इन द इंडिया सिनेरियो बिफोर 1960 से पहले, 1960 से पहले भारत में जो बैंकिंग सिनेरियो थी उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है. पहला ऑप्शन को जरा देखते हैं कि लैंडिंग टू बिजनेस एंड कॉर्पोरेट क्लाइंट फॉर वर्किंग कैपिटल एंड प्रोजेक्ट फाइनेंस. यानी 1960 से पहले बैंक मैक्सिमम बिजनेस और कॉर्पोरेट क्लाइंट को पैसा देती थी वर्किंग कैपिटल के लिए या प्रोजेक्ट फाइनेंस के लिए. ये तो सही है. फिर कह रहा है कि ऑपरेटिंग अकाउंट लाइक करंट अकाउंट सर्व द पर्पस ऑफ डिलीवरिंग सर्विसेज लाइक फाइनेंसिंग फॉर रॉ मटेरियल फॉर मास क्लाइंट. ये भी सही है. ऑपरेटिव अकाउंट लाइक करंट अकाउंट सर्व द पर्पस ऑफ डिलीवरिंग सर्विसेज लाइक फाइनेंस फॉर रॉ मटेरियल फॉर क्लास क्लाइंट. यहाँ देखिए, यहाँ पे अंतर है. एक मास क्लाइंट होता है, एक क्लास क्लाइंट होता है. मास क्लाइंट को स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट दिया जाता है, क्लास क्लाइंट को कस्टमाइज प्रोडक्ट दिया जाता है. हमने अभी पढ़ा था. क्या दोस्तों, करंट अकाउंट या हम फाइनेंसिंग फॉर रॉ मटेरियल, ये जो पर्पज़ है जिसके लिए ऑपरेटिंग अकाउंट दिया जाता है, किसका पर्पज़ ये सर्व कर रहा है? मास क्लाइंट का या क्लास क्लाइंट का? प्लीज टेल किसका पर्पज़ ये सर्व कर रहा है? इज इट सर्विंग द पर्पज ऑफ मास क्लाइंट? सो दोस्तों आपसे पूछ रहा है कौन सा? इट इज सर्विंग द पर्पज ऑफ क्लास क्लाइंट, इट हैज नथिंग टू डू विद मास क्लाइंट, राइट. सो ये जो करंट अकाउंट है, ये जो ऑपरेटिव अकाउंट है, ये किसका पर्पस सर्व कर रहा है दोस्तों? ये क्लास क्लाइंट का पर्पस सर्व कर रहा है, मास क्लाइंट का पर्पस सर्व नहीं कर रहा. तो ये स्टेटमेंट गलत है. ऑप्शन नंबर बी इज रॉन्ग.
वही तो आपसे पूछा गया है। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जितने भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं मैंने फ्रेम कर रखे हैं ताकि आप देख पाएं कि आपने जो थ्योरी पढ़ा है वो कितना कमांड है आपको इस यूनिट पे। ओके, सो दिस वे वी विल बी प्रोवाइडिंग एमसीक्यूज फॉर द एंटायर यूनिट एंड यू कैन सी इट इज कॉस्ट इफेक्टिव आल्सो। इफ यू opt for our plan you need not buy any Macmillan book, entire thing will be provided in the plan itself. You will get concise notes, you will get MCQs, you will get mock test and everything. Okay, and at a just cost effective plan. So you need to WhatsApp me on this number. Now let's see the next question. Which of the following is not finding of the World Retail Banking Report 2015? यानी वर्ल्ड रिटेल बैंकिंग रिपोर्ट 2015 का कौन सा फाइंडिंग नहीं है? पहला, कंपटीशन फ्रॉम नॉन बैंक प्लेयर इज एक्सेलरेटिंग। बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि जो नॉन बैंक प्लेयर में से आपका एफआईज आ गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फिनटेक कंपनीज आ गए, तो इसके कारण कंपटीशन तो बढ़ रहा है ना। फिर कर रहा है बी नंबर की बैंक ज़्यादा फोकस करती है बैक एंड पे एट द कॉस्ट ऑफ फ्रंट एंड। ये गलत है दोस्तों, बैंक बैक एंड पे फोकस ज़्यादा नहीं करती, बैंक फ्रंट एंड के सर्विस में ज़्यादा फोकस करती है, जबकि उनको बैक एंड पे भी ध्यान देना चाहिए, राइट। बैंक ज़्यादा फोकस किस पे करती है? फ्रंट एंड सर्विस। फ्रंट एंड सर्विस समझते हैं ना, जैसे आप बैंकर्स हैं, आपके सामने कस्टमर आया तो उसका इंटरेक्शन आपके साथ होता है ना, तो ये होता है फ्रंट एंड सर्विस। और जो आदमी आईटी ऑफिस में बैठा हुआ है बैंक के आईटी डिपार्टमेंट में, उसके साथ कस्टमर का तो कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, राइट, तो वो हमारा बैक एंड सर्विस होगा। तो बैंक आजकल ज़्यादा फोकस कर रही है फ्रंट एंड सर्विस पे, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि बैंक ज़्यादा फोकस करती है बैक एंड पे। दिस इज रॉन्ग। ओके, तो ये नॉट फाइंडिंग ये गलत है। कस्टमर एक्सपेक्टेशन अराउंड हायर, ये बिल्कुल सही है, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन बढ़ती ही जा रही है और नन ऑफ द अबव बिल नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें पूछा गया है कि कौन सा बैंक ने वेव क्रिएट किया था अर्ली 90s में विद देयर क्रेडिट कार्ड प्रोडक्ट। किस बैंक ने 1980 में अपने क्रेडिट कार्ड प्रोडक्ट को लाके एक वेव क्रिएट कर दिया था? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ग्रिंडले बैंक, सिटी बैंक, एचडीएफसी बैंक। दोस्तों प्लीज रिमेंबर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज सिटी बैंक। सिटी बैंक ने दोस्तों 1980 में अपना पहले क्रेडिट कार्ड प्रोडक्ट को लॉन्च किया और ये वेव क्रिएट किया था। इनमें से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा फैक्टर्स है जिसने रिटेल बैंकिंग, दोस्तों क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कैटापुल्टेड द स्कोप ऑफ रिटेल बैंकिंग बिजनेस इन इंडिया। सो कौन सा फैक्टर्स है जिसने रिटेल बैंकिंग के स्कोप को कैटापुल्ट किया? ग्रोइंग अर्बन पॉपुलेशन, लोअर डिस्पोजेबल इनकम, लार्ज यंग पॉपुलेशन, इमरजेंस ऑफ न्यू कस्टमर सेगमेंट। बताइए दोस्तों क्या है इसमें से फैक्टर्स जिसने रिटेल बैंकिंग बिजनेस के स्कोप को कैटापुल्ट किया? सो फ्रेंड्स, अर्बन पॉपुलेशन का ग्रो होना बिल्कुल सही है, इन डिस्पोजेबल इनकम लोअर होना। क्या ये सही स्टेटमेंट है? बताइए, इज इट करेक्ट स्टेटमेंट कि आपका? नहीं दोस्तों, डिस्पोजेबल इनकम लोअर नहीं है, इट हायर। यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, ये भी सही है, और नए कस्टमर सेगमेंट का इमरजेंस होना ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी इज रॉन्ग। ओके, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट डायरेक्ट बैंकिंग के रिगार्डिंग करेक्ट है? डायरेक्ट बैंकिंग दोस्तों, पहला स्टेटमेंट है इट इंक्लूड्स ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉम ए स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन। दूसरा ऑप्शन है इट एनकम्पास अ वाइड रेंज ऑफ चैनल अप्रोच टू सेल एंड सर्विस कस्टमर नीड्स। तीसरा ऑप्शन है डायरेक्ट बैंकिंग सेल्स वॉल्यूम आर पॉइज्ड टू ग्रो इवन फर्दर ओवर द नेक्स्ट 5 to 10 years। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें हमारा डिजिटल डायरेक्ट बैंकिंग, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट बैंकिंग है, डिजिटल बैंकिंग नहीं है। तो डिजिटल डायरेक्ट बैंकिंग में क्या होता है कि ऑनलाइन बैंकिंग इसके अंदर आता है, ठीक है, ऑप्शन ए तो सही है हमारा। फिर बी कर रहा है कि इसके अंदर बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि सर्विस के जो कि कस्टमर नीड को सर्व करते हैं, ठीक है, तो दोस्तों ये भी सही है। फिर कर रहा है कि जो डायरेक्ट बैंकिंग का सेल्स वॉल्यूम है वो ग्रो करेगा आवर नेक्स्ट 5। दोस्तों ये यहाँ पे ग्रो की जगह ये डिक्लाइन होना चाहिए, गलती से ग्रो लिख दिया गया है, तो डिक्लाइन करेगा, ये गलत है दोस्तों, ये ग्रो करेगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए एंड बी, ठीक है, इसे मैं सही कर देता हूँ पीडीएफ में, इट विल बी ऑप्शन नंबर 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा चैलेंज रिटेल बैंकिंग का है? पहला, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड प्राइसिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ केवाईसी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ केवाईसी ईएमएल इशूज, मैनेजिंग रिस्क, ऑल ऑफ द अबव। सो इनमें से कौन सा चैलेंजेस रिटेल बैंकिंग का चैलेंजेस है? सो करेक्ट आंसर इज ये सभी के सभी चैलेंज है। कस्टमर को प्रोटेक्ट करना, केवाईसी को समझना, रिस्क को मैनेज करना, ये सभी के सभी चैलेंजेस है रिटेल बैंकिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा वल्नरेबिलिटी है जो कि रिटेल बैंकिंग फेस करती है, कौन सा वल्नरेबिलिटी नहीं फेस करती है? याद रखिएगा, नॉट लिखा हुआ है। तो ऑप्शन ए है हमारा इंटरनल गाइडलाइन का इनएडिक्वेसी, बी है एडहेरेंस स्टाफ एडहेयर नहीं कर रही है, सी है एडुकेट टेक्नोलॉजी सिस्टम सप्लाइड बाय वेंडर, यानी वेंडर जो एडुकेट टेक्नोलॉजी सिस्टम
सप्लाई कर रहा है। डी है कि कस्टमर के द्वारा फ्रॉडलेंट प्रैक्टिस एम्प्लॉय किए जा रही है हैकर्स के द्वारा। तो वनरेबल कौन सा नहीं है? तो आप ये बताइए कि इंटरनल गाइडलाइन का यदि इनएडिक्वेसी रहेगा तो क्या ये वनरेबिलिटी है? वनरेबिलिटी मतलब रिस्क समझिए। तो रिस्क कौन सा नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो यदि इंटरनल गाइडलाइन इनएडिक्वेट होगा दोस्तों, मतलब सफिशिएंट नहीं होगा इंटरनल गाइडलाइन, तो क्या ये रिस्क नहीं है दोस्तों? ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। तो ऑप्शन ये तो होगा नहीं। फिर कह रहा है कि नॉन एडहेरेंस बाय स्टाफ, मान लीजिए कि जो गाइडलाइन बना के रखी है उस पार्टिकुलर संस्थान में, उसको यदि स्टाफ एडहेयर नहीं करेंगे तो ये भी तो रिस्क है ना, तो ये भी नहीं होगा। फिर कर सी कर रहा है कि एडिक्वेट टेक्नोलॉजी सिस्टम, यानी जो वेंडर है वो आपको अच्छा सा टेक्नोलॉजी सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये कैसे रिस्क हो गया दोस्तों? ये तो रिस्क होगा ही नहीं, तो ये गलत है। ऑप्शन सी सही है इस आंसर इस क्वेश्चन का। और यदि मान लीजिए कि कस्टमर या हैकर फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो दोस्तों ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। सो यू हैव टू क्लियरली सी द ऑप्शन, आपको ऑप्शन को क्लियरली पढ़ना है, तभी आप ऐसे क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ रिटेल बैंकिंग सेगमेंट, यानी दोस्तों रिटेल बैंकिंग सेगमेंट के ग्रोथ के पीछे कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, ये पूछा गया है आपसे। पहला, इंक्रीजिंग परचेजिंग पावर ऑफ अपर क्लास पीपल, यानी जो अपर क्लास लोग हैं उनका परचेजिंग पावर बढ़ना। अपर क्लास से कोई मतलब ही नहीं है दोस्तों, ठीक है। इंटरेस्ट रेट का बढ़ना। फिर कर रहा है राइज ऑफ यंग इंडियन प्रोफेशनल, और डी कर रहा है डिक्रीज इन बैंक लिक्विड कैश। दोस्तों आप बात समझिए, अपर क्लास पीपल का परचेजिंग पावर बढ़े तो क्या रिटेल सेगमेंट में कोई ग्रोथ होगा? इससे कोई मतलब ही नहीं है। हमको मतलब किससे है? मिडिल क्लास से मतलब है। मिडिल क्लास पीपल का यदि परचेजिंग पावर बढ़ेगा तो वही तो रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स को लेंगे। सो ऑप्शन नंबर ये तो गलत है हमारा। फिर बी करा है कि इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। दोस्तों इंटरेस्ट रेट बढ़ने से रिटेल बैंकिंग का ग्रोथ नहीं होता है, इंटरेस्ट रेट घटने से रिटेल बैंकिंग का ग्रोथ होता है। एग्जांपल के तौर पर आप देखिए 1990s में कभी हमारा होम लोन का रेट हुआ करता था 16%, और आज के समय में जो होम लोन का रेट है 2020 या 23 में जो होम लोन का रेट है वो 8% है, 7% है। आप क्या देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट घटा है ना, कभी 16% हुआ करता था, आज के समय में 7% है। तो इंटरेस्ट रेट जब घटेगा तो रिटेल बैंकिंग सेगमेंट और ज़्यादा ग्रोथ करेगी। तो जो ऑप्शन बी कर रहा है कि इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, दिस इज करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट, प्लीज रिमेंबर। अच्छा, तो ऑप्शन सी को यदि देखें हम तो इसमें कह रहा है कि यंग इंडियन प्रोफेशनल यदि बढ़ेंगे तो हमारा रिटेल बैंकिंग सेगमेंट ग्रोथ करेगा। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। यंग इंडियन पॉपुलेशन जो होते हैं वो रिस्क लेना चाहते हैं, वो पुराने तरह नहीं है, पुराने लोगों की तरह नहीं है, उनकी मेंटालिटी वैसी नहीं है कि हम रिस्क नहीं लेंगे, दे वांट टू टेक रिस्क। सो दैट्स वाई यदि यंग इंडियन प्रोफेशनल का राइज होगा तो हमारा रिटेल बैंकिंग का सेगमेंट भी ग्रोथ करेगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और दोस्तों यदि बैंक का लिक्विडिटी कम होगा तो क्या रिटेल बैंकिंग ग्रोथ करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, बैंक का लिक्विडिटी बढ़ना चाहिए। तो ऑप्शन डी भी गलत है। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। सो यू हैव टू एलिमिनेट द ऑप्शन टू गेट द करेक्ट वन, आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना आना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एपीआई के रिगार्डिंग इनकरेक्ट है? आप एपीआई होता क्या है? पहला स्टेटमेंट है इट स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामर इंटरफेस, बिल्कुल गलत। याद रखिएगा एपीआई का फुल फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ओके। ऑप्शन बी कर रहा है कि ये आपको मल्टीपल डाटा एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म ऑफर करता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी कर रहा है कि एक्सपेरिमेंटल बैंकिंग विल द न्यू फॉर्म फॉर द बैंकिंग विद इंटीग्रेशन ऑफ एपीआई। हाँ दोस्तों, बैंकिंग को जब आप एपीआई के साथ इंटीग्रेट करेंगे, यानी बैंक जब इंटीग्रेट करेगी तो नाम कहला जाएगा एक्सपेरिमेंटल बैंकिंग, एक्सपेरेंशियल बैंकिंग। ये सही स्टेटमेंट है। और करेक्ट नाम ये तो नहीं होगा, इनकरेक्ट पूछा है ना, तो इनकरेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, BAAS का फुल फॉर्म क्या है बताइए? बैकअप एज ए सर्विस, बैकएंड एज ए सर्विस, बैंकिंग एज ए सर्विस, ब्लॉक एज ए सर्विस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, प्लीज रिमेंबर BAAS का फुल फॉर्म है बैंकिंग एज ए सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट BAS के रिगार्डिंग इनकरेक्ट है? आप बताइए। ऑप्शन ए कह रहा है कि इट स्टैंड फॉर बैंकिंग एज सर्विस, बिल्कुल सही है। इट इज ओल्डर अप्रोच इन बैंकिंग, क्या बैंकिंग एज ए सर्विस ओल्डर अप्रोच है? नहीं दोस्तों, ये ओल्डर अप्रोच नहीं है, ये नया अप्रोच है। सो दिस इज रॉन्ग। ऑप्शन सी कह रहा है कि ये जो BAAS है ये फिनटेक कंपनी को हेल्प करती है कि वो बैंक सिस्टम जो बैंक APIs को इम्प्लॉय की हुई है, API में आपको बताया था ना एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, तो जो बैंक APIs को इम्प्लॉय की हुई है उसको इंटीग्रेट करवाता है फिनटेक कंपनी के साथ, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और जो बैंक APIs को इम्प्लॉय की हुई है उसको ये इंटीग्रेट करवाता है NBFCs के साथ। NBFC क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के साथ। तो दोस्तों ये भी स्टेटमेंट सही है। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि ऑप्शन A, C, D सही है, बी गलत है। याद रखिएगा कि BAAS जो है वो हमारा न्यूअर अप्रोच है, ये ओल्डर अप्रोच नहीं है, प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। सो ऑप्शन नंबर बी इज रॉन्ग।
नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेपा के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? दोस्तों जो भी पॉइंट मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द थ्योरी पार्ट एंड वी विल बी कंटिन्यूइंग सच टाइप ऑफ सेशन throughout the entire module for each of the 4 subject of JIV. You will enjoy the each and every session. So सेपा के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? इट स्टैंड फॉर सिंगल यूरो पेमेंट एरिया, ये सही है। ये स्कीम यूएसए ने अडॉप्ट किया है, बिल्कुल गलत है दोस्तों। नाम में लिखा है यूरो, यूरो यानी कि यूरोपियन यूनियन। तो ऑप्शन सी का है कि दिस पेमेंट स्कीम हैज बीन अडॉप्टेड इन यूरोपियन यूनियन, ये सही है। तो ऑप्शन ए और सी सही है, बी गलत है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है। नाउ लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, फेड नाउ पेमेंट सिस्टम किसने अडॉप्ट किया है? यूके, यूएसए, फ्रांस, यूरोपियन यूनियन। तो फेड नाउ अडॉप्ट किया है दोस्तों यूएसए। तो ये था दोस्तों 32 क्वेश्चन का सेट। आज के सेशन में हम लोगों ने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कशन किए। यदि आप चाहते हैं कि इस तरह के एमसीक्यूज और भी वीडियोस के लिए और भी टॉपिक के लिए, देन यू हैव टू जॉइन आवर पेड कोर्स। The detail regarding the paid course you can get by WhatsApp on this number, and I will provide you the detail. I will provide you each and every content. Thank you for listening this lesson.